नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है? हम सब कहते हैं, समय भाग रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन क्या समय सच में किसी नदी की तरह बहता है? और अगर बहता है, तो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? क्या अतीत सच में गुजर चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है? या फिर अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ अभी यहीं मौजूद हैं? और जगह यानी स्पेस क्या है? क्या यह एक खाली डिब्बे की तरह है जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड रखा हुआ है? या फिर अगर इस ब्रह्मांड से सारे ग्रह, सारे तारे हटा दिए जाएं, तो क्या जगह का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा? ये सवाल सुनने में बहुत ही अजीब और शायद बच्चों जैसे लग सकते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी स्पेस और टाइम में जीते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी रुक कर यह सोचते हैं कि यह दोनों असल में हैं क्या। ये हमारी हकीकत की सबसे बुनियादी चीजें हैं और फिर भी यह सबसे विशाल रहस्य है। इन्हीं रहस्यों की गुत्थी को सुलझाने के लिए हजारों सालों से दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने अपने दिमाग के घोरे दौड़ाए हैं। न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक हर किसी ने इन पहेलियों का सामना किया है। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी दिमागी यात्रा जो हमें हमारी अपनी हकीकत की नींव तक ले जाएगी। हम स्पेस और टाइम के दर्शन की दुनिया में गोते लगाएंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे प्रमुख सच मानते हैं, वो शायद हमारी सबसे अहम गलतफहमी हो। क्या आप तैयार हैं समय और स्थान के इस मायाजाल को भेदने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, हकीकत का मंच। क्या स्पेस एक खाली डिब्बा है? हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है स्पेस, यानी स्थान या जगह। हम सब स्पेस के बारे में कैसे सोचते हैं? हम सोचते हैं कि स्पेस एक बहुत विशाल, अदृश्य और खाली कंटेनर या डिब्बे की तरह है। एक ऐसा मंच जिसके ऊपर दुनिया का सारा नाटक चल रहा है। ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और हम सब इसी खाली स्पेस के अंदर मौजूद हैं और घूम रहे हैं। अगर आप इस ब्रह्मांड से सारी चीजों को, हर एक कण को जादुई तरीके से गायब कर दें, तो भी यह खाली डिब्बा, यह खाली स्पेस अपनी जगह पर बना रहेगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और सहज लगने वाला विचार है ना? इसी विचार को दर्शन की भाषा में एब्सोल्यूटिज्म या सब्सटेंटिवलिज्म कहते हैं। और इस विचार के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली समर्थक थे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन के लिए एब्सोल्यूट स्पेस का विचार उनके पूरे भौतिक विज्ञान की नींव था। वो मानते थे कि एक एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष स्पेस का अस्तित्व है, जो हमेशा स्थिर रहता है और किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होता। ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके सापेक्ष हम हर चीज की गति को माप सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि यह साबित कैसे हो? हम इस अदृश्य डिब्बे को देख तो सकते नहीं। न्यूटन ने इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक बहुत ही शानदार और प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट यानी विचार प्रयोग का प्रस्ताव रखा, जिसे न्यूटन की बाल्टी का तर्क कहा जाता है। चलिए इस प्रयोग को अपने दिमाग में करके देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक पूरी तरह से खाली ब्रह्मांड में हैं। वहां कुछ भी नहीं है सिवाय एक रस्सी से लटकी हुई पानी की बाल्टी के। अब यहाँ 4 चरण होंगे। चरण 1, बाल्टी और उसके अंदर का पानी दोनों पूरी तरह से स्थिर हैं। पानी की सतह बिल्कुल सपाट है। यहाँ बाल्टी और पानी के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं है। चरण 2, अब आप बाल्टी को जोर से घुमाना शुरू करते हैं। शुरुआत में बाल्टी तो घूमने लगेगी, लेकिन उसके अंदर का पानी अभी भी स्थिर है। तो अब पानी बाल्टी के सापेक्ष घूम रहा है, लेकिन पानी की सतह अब भी सपाट है। चरण 3, धीरे धीरे घर्षण की वजह से पानी भी बाल्टी के साथ साथ घूमने लगता है। अब पानी और बाल्टी दोनों एक ही गति से घूम रहे हैं। उनके बीच कोई सापेक्ष गति नहीं है, ठीक चरण 1 की तरह। लेकिन अब पानी की सतह सपाट नहीं है, वो बीच में से नीचे धंस गई है और किनारों से ऊपर उठ गई है, यानी वो अवतल हो गई है। चरण 4, अब आप बाल्टी को घूमना बंद कर देते हैं। बाल्टी रुक जाती है, लेकिन पानी अभी भी घूम रहा होता है और उसकी सतह अभी भी अवतल ही रहती है। अब आता है न्यूटन का मिलियन डॉलर का सवाल। चरण 2 में भी पानी और बाल्टी के बीच सापेक्ष गति थी और चरण 4 में भी। लेकिन पानी की सतह सिर्फ चरण 3 और 4 में ही अवतल क्यों हुई? चरण 2 में क्यों नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चरण 3 में जब पानी और बाल्टी के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं थी, तब पानी की सतह अवतल क्यों थी? जबकि चरण 1 में
जब कोई सापेक्ष गति नहीं थी, तब वो सपाट थी। इसका क्या कारण है? न्यूटन ने इसका जवाब दिया, क्योंकि चरण 3 में पानी बाल्टी के सापेक्ष नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट स्पेस के सापेक्ष घूम रहा था। वो निरपेक्ष स्थान के सापेक्ष त्वरित हो रहा था, और इसी त्वरण ने वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा किया, जिसने पानी को किनारों पर धकेल दिया। न्यूटन ने कहा कि यह अवतल सतह इस बात का जीता जागता भौतिक सबूत है कि एक एब्सोल्यूट स्पेस का अस्तित्व है, जिसके खिलाफ हम गति और त्वरण को माप सकते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क था, और इसने सदियों तक भौतिकी और दर्शन पर राज किया। यह हमें दुनिया को देखने का एक बहुत ही सरल और स्थिर तरीका देता है। एक ऐसा मंच जो हमेशा अपनी जगह पर रहता है और जिसके ऊपर दुनिया का सारा खेल चलता रहता है। यह हमारे कॉमन सेंस से बहुत मेल खाता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या स्पेस सच में एक चीज है, एक सत्ता है, या यह कुछ और है? न्यूटन के इस विचार को एक और महान विचारक ने चुनौती दी, और उनकी यह लड़ाई दर्शन के इतिहास की सबसे विशाल लड़ाइयों में से एक बन गई। उस विचारक का नाम था गोटफ्रीड लाइबनिज, और लाइबनिज का कहना था कि न्यूटन पूरी तरह से गलत है और स्पेस कोई डिब्बा नहीं, बल्कि कुछ और ही है। वो क्या है? इस रहस्य से पर्दा हम अगले अध्याय में उठाएंगे। चैप्टर नंबर 2, रिश्तों का जाल। क्या स्पेस सिर्फ एक धोखा है? पिछले अध्याय में हमने न्यूटन के उस शक्तिशाली विचार को समझा कि स्पेस एक विशाल खाली डिब्बे की तरह है। अब हम उस दार्शनिक से मिलने जा रहे हैं जिसने इस विचार पर सबसे विशाल और सबसे तीखा हमला किया। उनका नाम था गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज। लाइबनिज न्यूटन के समकालीन और उनके सबसे प्रमुख बौद्धिक प्रतिद्वंद्वी थे। और जहां न्यूटन एक भौतिक विज्ञानी की नजर से दुनिया को देख रहे थे, वहीं लाइबनिज एक तर्कशास्त्री और तत्व मीमांसक की नजर से। लाइबनिज ने कहा कि स्पेस कोई चीज नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। स्पेस अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो फिर वो क्या है? लाइबनिज ने जवाब दिया, स्पेस और कुछ नहीं, बस चीजों के बीच के रिश्तों का एक जाल है। यह एक बहुत ही गहरा और कुछ मुश्किल लगने वाला विचार है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। लाइबनिज का कहना था कि स्पेस का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्पेस सिर्फ वस्तुओं के आपसी संबंधों से ही पैदा होता है। जैसे यह कहना कि यह कप मेज पर है, या मेरा घर आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, यही स्पेस है। स्पेस सिर्फ दूरी, दिशा और व्यवस्था का नाम है। अगर इस दुनिया में कोई वस्तु ही ना हो, तो उनके बीच कोई रिश्ता भी नहीं होगा, और अगर कोई रिश्ता नहीं होगा, तो कोई स्पेस भी नहीं होगा। न्यूटन का वो खाली डिब्बा एक भ्रम है, एक तार्किक असंभवता है। आप एक ऐसा डिब्बा नहीं रख सकते जिसके अंदर कुछ भी ना हो, क्योंकि डिब्बे का अस्तित्व ही अंदर रखी चीजों से परिभाषित होता है। लाइबनिज ने न्यूटन के एब्सोल्यूट स्पेस के विचार को काटने के लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली तार्किक तर्कों का इस्तेमाल किया। उनका सबसे प्रसिद्ध तर्क पर्याप्त कारण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत कहता है कि दुनिया में हर चीज के होने का कोई न कोई कारण या वजह जरूर होनी चाहिए। अब लाइबनिज कहते हैं, मान लीजिए कि न्यूटन सही है और स्पेस एक अनंत खाली डिब्बा है। अब सोचिए कि जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, तो उसे यह फैसला लेना हुआ होगा कि इस पूरी दुनिया को इस अनंत डिब्बे में कहाँ रखा जाए। क्या उसे यहां रखा जाए, या इससे 3 फीट दाएं, या 10,000 मील ऊपर? लाइबनिज पूछते हैं, ईश्वर के पास दुनिया को किसी एक खास जगह पर रखने का क्या कारण हो सकता था, बनिस्बत किसी दूसरी जगह के? कोई भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि खाली स्पेस का हर बिंदु एक जैसा ही है। और अगर कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह चुनाव ही अतार्किक है, और इसलिए एब्सोल्यूट स्पेस का यह विचार ही गलत है। उनका दूसरा तर्क अभेद्य की पहचान के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत कहता है कि अगर दो चीजें हर संभव तरीके से बिल्कुल एक जैसी हैं, उनके सारे गुण समान हैं, तो वो दो अलग अलग चीजें नहीं हो सकती, वो एक ही चीज होंगी। अब फिर से कल्पना कीजिए कि न्यूटन का एब्सोल्यूट स्पेस मौजूद है। मान लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड इस स्पेस में एक खास जगह पर स्थित है। इसे ब्रह्मांड ए कहते हैं। अब एक और ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जो बिल्कुल हर एक कण में ब्रह्मांड ए जैसा ही है, लेकिन वो स्पेस में 3 फीट दाईं ओर स्थित है। इसे ब्रह्मांड बी कहते हैं। अब न्यूटन के अनुसार ये दो अलग अलग ब्रह्मांड होंगे, लेकिन लाइबनिज कहते हैं कि यह बेतुका है। इन दोनों ब्रह्मांडों में कोई भी कैसा भी फर्क नहीं किया जा सकता। उनके अंदर का हर रिश्ता, हर कण, सब कुछ एक जैसा है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार ये दो अलग अलग ब्रह्मांड हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि किसी चीज की एब्सोल्यूट पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं होता,
सिर्फ रिलेटिव पोजीशन का ही मतलब होता है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें हैं। एक तरफ है न्यूटन का एब्सोल्यूटिज्म, जो कहता है कि स्पेस एक वास्तविक स्वतंत्र मंच है, और दूसरी तरफ है लाइबनिज का रिलेशनलिज्म, जो कहता है कि स्पेस सिर्फ वस्तुओं के बीच के रिश्तों का एक जाल है, एक अवधारणा है। न्यूटन की बाल्टी का तर्क एब्सोल्यूट स्पेस के पक्ष में एक मजबूत भौतिक सबूत देता हुआ लगता है, जबकि लाइबनिज के तार्किक तर्क उसे एक असंभव विचार बताते हैं। ये बहस दर्शन के इतिहास की सबसे विशाल और सबसे स्थायी बहसों में से एक बन गई। सदियों तक दार्शनिक और वैज्ञानिक इन दोनों पक्षों के बीच बंटे रहे। कौन सही था? क्या स्पेस सच में एक चीज है या सिर्फ एक विचार? इस लड़ाई में एक तीसरा और बहुत ही अनोखा खिलाड़ी भी आया, और वो थे महान दार्शनिक इमानुएल कांट। कांट ने कहा कि न्यूटन और लाइबनिज दोनों ही गलत हैं। उन्होंने कहा कि स्पेस न तो कोई बाहरी चीज है और न ही चीजों के बीच का कोई रिश्ता, बल्कि स्पेस हमारे मन की एक आंतरिक संरचना है। यह एक ऐसे चश्मे की तरह है जिसे हम सब पहनकर पैदा हुए हैं, और हम दुनिया को उसी चश्मे के माध्यम से ही देख सकते हैं। हम स्पेस के बिना किसी भी चीज का अनुभव कर ही नहीं सकते। यह एक बहुत ही गहरा और क्रांतिकारी विचार था। लेकिन असली धमाका तो 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ, जब एक युवा क्लर्क अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत से स्पेस और टाइम के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उस धमाके पर पहुंचने से पहले हमें स्पेस के जुड़वां भाई यानी टाइम की पहेली को भी समझना होगा, और वो पहेली स्पेस की पहेली से भी ज्यादा अजीब और ज्यादा दिमाग को चकरा देने वाली है। क्या समय सच में बहता है? इस सवाल का सामना हम अगले अध्याय में करेंगे। चैप्टर नंबर 3, समय की बहती नदी। क्या अतीत, वर्तमान और भविष्य सच में होते हैं? अब हम अपनी यात्रा के दूसरे और शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी पड़ाव पर आ गए हैं, समय। अगर स्पेस हकीकत का मंच है, तो टाइम उस मंच पर होने वाले नाटक की स्क्रिप्ट है। हम सब समय का अनुभव कैसे करते हैं? हम महसूस करते हैं कि समय एक नदी की तरह है, जो लगातार एक ही दिशा में अतीत से भविष्य की ओर बह रही है। इस नदी में एक बहुत ही खास और अनोखा पल है, जिसे हम वर्तमान या अभी कहते हैं। यह अभी का पल एक नाव की तरह है, जो इस नदी पर लगातार आगे जा रहा है। जो पल गुजर गया वो अतीत बन जाता है, वो अब मौजूद नहीं है। और जो पल अभी आया नहीं है, वो भविष्य है, वो भी अभी मौजूद नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज है जो सच में वास्तविक है, और वो है यह वर्तमान का क्षण। यह एक बहुत ही स्वाभाविक और शक्तिशाली एहसास है। दर्शन की भाषा में समय के इस दृष्टिकोण को अ थ्योरी ऑफ टाइम या टेंस थ्योरी ऑफ टाइम कहा जाता है। ए थ्योरी का सबसे आम और लोकप्रिय संस्करण है प्रेजेंटिज्म। प्रेजेंटिज्म कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है। डायनासोर वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो अतीत में हैं और अब मौजूद नहीं हैं। मंगल ग्रह पर बनने वाली भविष्य की मानव बस्तियां भी वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि वो अभी बनी नहीं हैं। वास्तविकता सिर्फ एक बहुत ही पतली सी वर्तमान की परत है। यह विचार हमारे अनुभव से पूरी तरह मेल खाता है। हम अतीत को सिर्फ अपनी यादों में और भविष्य को सिर्फ अपनी कल्पना में ही जी सकते हैं। हम जी तो सिर्फ वर्तमान में ही सकते हैं। ए थ्योरी का एक और संस्करण है ग्रोइंग ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि अतीत और वर्तमान दोनों ही वास्तविक हैं, लेकिन भविष्य वास्तविक नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि वास्तविकता एक ब्लॉक की तरह है, जो समय के साथ लगातार विशाल होता जा रहा है। हर गुजरता हुआ पल इस ब्लॉक में एक नई परत की तरह जुड़ता जाता है। अतीत की सारी घटनाएं इस ब्लॉक में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं, लेकिन भविष्य अभी भी एक खुली हुई संभावना है, वो अभी बना नहीं है। यह विचार भी हमें काफी आकर्षक लगता है, क्योंकि यह हमारे इस एहसास से मेल खाता है कि अतीत तो तय हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य अभी हमारे हाथ में है। ये ए थ्योरी और खासकर प्रेजेंटिज्म हमारे कॉमन सेंस की आवाज है। लेकिन जब हम इस पर गहराई से सोचना शुरू करते हैं, तो इसमें बहुत सी अजीब और मुश्किल समस्याएं नजर आने लगती हैं। पहली समस्या तो यही है कि यह वर्तमान का पल आखिर है क्या? यह कितना लंबा होता है? क्या यह 1 सेकंड है, या 1 मिलीसेकंड, या उससे भी छोटा? हम इसे पकड़ ही नहीं सकते। जैसे ही हम कहते हैं अभी, वो अभी अतीत बन चुका होता है। यह अभी का पल एक मायावी भूत की तरह है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं लगता। दूसरी ओर ज्यादा गहरी समस्या है समय के बहने का विचार।
अगर समय बहता है तो उसकी गति क्या है? हम कहते हैं कि समय 1 सेकंड प्रति सेकंड की गति से बहता है, लेकिन यह तो एक बेतुकी बात है। ये कहने जैसा है कि मैं 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा हूं। किसी भी गति को मापने के लिए हमें एक और ज्यादा स्थिर समय के पैमाने की जरूरत होती है। तो क्या समय किसी दूसरे हाइपर टाइम में बहता है? और फिर वो हाइपर टाइम किस में बहेगा? ये एक अंतहीन और अतार्किक सिलसिला बन जाता है। इन समस्याओं की वजह से बहुत से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने समय को देखने का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी और हमारे कॉमन सेंस के पूरी तरह से खिलाफ एक नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि समय का यह बहना एक बहुत विशाल धोखा है, एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। उन्होंने कहा कि अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सब बराबर रूप से वास्तविक हैं। यह विचार इतना ज्यादा चौंकाने वाला और इतना ज्यादा दिमाग को हिला देने वाला है कि इसे पहली बार में स्वीकार करना लगभग नामुमकिन लगता है। इस वैकल्पिक दृष्टिकोण को बी थ्योरी ऑफ टाइम कहा जाता है। ये क्या है? और यह क्यों कहती है कि डायनासोर और आपके परपोते दोनों ही उतने ही वास्तविक हैं जितने कि आप अभी हैं? इस अविश्वसनीय विचार की दुनिया में हम अगले अध्याय में कदम रखेंगे। चैप्टर नंबर 4, समय का जर महासागर। जब अतीत, वर्तमान और भविष्य एक हो गए। अगर समय की ए थ्योरी एक बहती हुई नदी है, तो बी थ्योरी एक विशाल, शांत और जमे हुए महासागर की तरह है। बी थ्योरी ऑफ टाइम, जिसे टेंसलेस थ्योरी ऑफ टाइम या इटर्नलिज्म भी कहा जाता है, समय के बारे में हमारी पूरी सहज समझ को उठाकर फेंक देती है। यह कहती है कि समय का बहना और अतीत, वर्तमान और भविष्य का यह विभाजन, यह सब सिर्फ हमारे इंसानी दिमाग का एक वहम है, एक व्यक्तिपरक अनुभव है। हकीकत में समय बहता नहीं है। हकीकत में समय के सारे पल, बिग बैंग से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक, एक साथ हमेशा के लिए मौजूद हैं। इस विचार को ब्लॉक यूनिवर्स की अवधारणा के माध्यम से सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत विशाल, 4 आयामी ब्लॉक की तरह है। इस ब्लॉक के 3 आयाम तो स्पेस के हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और चौथा आयाम है समय का। इस 4D ब्लॉक के अंदर ब्रह्मांड के इतिहास की हर एक घटना, आपका जन्म, डायनासोर का घूमना, पहले तारे का चमकना और भविष्य में होने वाली हर एक घटना अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट पर हमेशा के लिए स्थित है। ये एक बहुत विशाल फिल्म की रील की तरह है, जिसमें सारे फ्रेम एक साथ मौजूद हैं। हम अपनी चेतना के साथ बस एक एक करके इन फ्रेमों को देखते हुए आगे जा रहे हैं, और हमें यह भ्रम हो रहा है कि यह फिल्म चल रही है। इस नजरिए से अतीत और भविष्य सिर्फ दिशाओं की तरह हैं, ठीक बाएं और दाएं की तरह। जब आप कहते हैं अतीत, तो आप बस उस 4D ब्लॉक में एक खास दिशा की ओर इशारा कर रहे होते हैं, और जब आप कहते हैं भविष्य, तो आप दूसरी दिशा की ओर इशारा कर रहे होते हैं। जूलियस सीजर की हत्या और आपका यह ऑडियो बुक सुनना, ये दोनों ही घटनाएं इस ब्लॉक यूनिवर्स में बराबर रूप से वास्तविक और मौजूद हैं, बस वो समय के आयाम पर अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। तो फिर हमें यह वर्तमान का, यह अभी का इतना शक्तिशाली एहसास क्यों होता है? बी थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि अभी शब्द यहाँ शब्द की तरह है। यहाँ का कोई निरपेक्ष मतलब नहीं होता। जब मैं अपने कमरे में होता हूं, तो मैं उसे यहाँ कहता हूं। जब आप अपने कमरे में होते हैं, तो आप उसे यहाँ कहते हैं। यहाँ सिर्फ ये बताता है कि आप उस पल में स्पेस में कहाँ स्थित हैं। इसी तरह अभी सिर्फ ये बताता है कि आप उस पल में समय में कहाँ स्थित हैं। यह सिर्फ एक व्यक्तिपरक सूचक है। हर पल अपने खुद के लिए अभी होता है। जूलियस सीजर के लिए उसकी हत्या का पल ही उसका अभी था, और भविष्य में पैदा होने वाले किसी इंसान के लिए उसका पल ही उसका अभी होगा। कोई भी एक खास या विशेषाधिकार प्राप्त वर्तमान नहीं है। यह विचार बहुत ही ज्यादा अजीब और हमारे अनुभव के खिलाफ जाता है। यह स्वतंत्र इच्छा के बारे में भी बहुत मुश्किल सवाल खड़े करता है। अगर भविष्य पहले से ही मौजूद है, अगर वो उतना ही वास्तविक और तय है जितना कि अतीत, तो फिर हमारे फैसलों का क्या मतलब रह जाता है? क्या हम सच में कुछ चुन रहे हैं, या हम बस एक पहले से ही तयशुदा रास्ते पर चल रहे हैं? बी थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। भविष्य मौजूद तो है, लेकिन वो हमारे फैसलों और कर्मों के परिणाम स्वरूप ही वैसा बना है। ये एक बहुत ही जटिल दार्शनिक बहस है। तो हमें किस पर यकीन करना चाहिए? ए थ्योरी पर, जो हमारे अनुभव से मेल खाती है,
पर जिसमें तार्किक समस्याएं हैं, या बी थ्योरी पर, जो तार्किक रूप से ज्यादा सुसंगत लगती है पर हमारे अनुभव के पूरी तरह से खिलाफ है? यह दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझे सवालों में से एक है। दार्शनिक आज भी इन दोनों सिद्धांतों के बीच बंटे हुए हैं, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिकी की दुनिया से एक ऐसा सबूत सामने आया जिसने इस बहस का पलड़ा बहुत भारी रूप से बी थ्योरी की ओर झुका दिया। वो सबूत आया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग से, और उसने हमें दिखाया कि समय उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। आइंस्टाइन ने ऐसा क्या खोजा था जिसने समय की बहती नदी के विचार को लगभग तोड़ ही दिया? इस वैज्ञानिक क्रांति और उसके दार्शनिक परिणामों को हम अगले अध्याय में समझेंगे। चैप्टर नंबर 5, आइंस्टाइन का धमाका। जब स्पेस और टाइम एक हो गए। अब तक हम स्पेस और टाइम की पहेलियों को अलग अलग दार्शनिक तर्कों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसा जीनियस आया जिसने इन दोनों पहेलियों को एक साथ जोड़ दिया और हमारी पूरी हकीकत की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस जीनियस का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी न्यूटनियन कॉमन सेंस वाली समझ को चकनाचूर कर दिया और दर्शन की दुनिया में एक बहुत विशाल भूचाल ला दिया। आइंस्टाइन ने हमें दिखाया कि स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि वो एक ही हकीकत के दो पहलू हैं। सबसे पहला धमाका हुआ 1905 में, जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। इस थ्योरी के दो मुख्य स्तंभ थे। पहला, कि भौतिकी के नियम हर उस पर्यवेक्षक के लिए एक जैसे होते हैं जो एक स्थिर गति से चल रहा हो, और दूसरा, कि प्रकाश की गति वैक्यूम में हर पर्यवेक्षक के लिए एक समान होती है, चाहे वो पर्यवेक्षक कितनी भी तेजी से क्यों न चल रहा हो। यह दूसरा विचार ही असली क्रांतिकारी था, और इसी से बहुत ही अजीब और हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ जाने वाले नतीजे निकले। और इनमें से सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण नतीजा था समकालिकता की सापेक्षता। यह सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही गहरा है। इसका मतलब है कि दो घटनाएं जो एक पर्यवेक्षक के लिए एक ही समय पर घटित होती हैं, वो जरूरी नहीं कि किसी दूसरे पर्यवेक्षक के लिए जो एक अलग गति से चल रहा हो, एक ही समय पर घटित हों। चलिए इसे एक प्रसिद्ध विचार प्रयोग से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत लंबी ट्रेन है जो बहुत तेजी से चल रही है। आप ट्रेन के ठीक बीच में खड़े हैं और ट्रेन के दोनों सिरों पर आगे और पीछे एक एक बल्ब लगा है। अब ठीक उसी समय जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े अपने एक दोस्त के सामने से गुजरते हैं, तो ट्रेन के दोनों सिरों पर बिजली गिरती है और दोनों बल्ब एक साथ जलते हैं। क्योंकि आप ठीक बीच में खड़े हैं, इसलिए दोनों बल्बों से आने वाली रोशनी आप तक एक ही समय पर पहुंचती है, और आप कहते हैं यह दोनों घटनाएं एक साथ हुई। लेकिन आपका दोस्त जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो क्या देखेगा? उसके लिए भी रोशनी दोनों बल्बों से एक ही गति से चलेगी, लेकिन क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है, इसलिए पीछे वाले बल्ब से आने वाली रोशनी को उस तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी बनिस्बत आगे वाले बल्ब से आने वाली रोशनी के। तो उसे पीछे वाले बल्ब की रोशनी कुछ देर बाद दिखाई देगी, और वो कहेगा, नहीं, ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हुई, आगे वाला बल्ब पहले जला। अब सवाल यह है कि कौन सही है, आप या आपका दोस्त? आइंस्टाइन का जवाब था, दोनों सही हैं। कोई भी एक निरपेक्ष अभी नहीं है। एक ही समय पर होना सापेक्ष है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस गति से चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस एक खोज का समय के दर्शन पर कितना महत्वपूर्ण असर हुआ होगा। इसने ए थ्योरी और खासकर प्रेजेंटिज्म की नींव पर सीधा हमला कर दिया। अगर कोई एक सार्वभौमिक वर्तमान का पल है ही नहीं जो पूरे ब्रह्मांड पर एक साथ लागू होता हो, तो फिर यह कहना कि सिर्फ वर्तमान ही वास्तविक है, इसका क्या मतलब रह जाता है? मेरा अभी और आपका अभी अलग अलग हो सकता है। इस खोज ने बी थ्योरी यानी ब्लॉक यूनिवर्स के विचार को बहुत ही ज्यादा मजबूत वैज्ञानिक समर्थन दिया। अगर समकालिकता सापेक्ष है, तो यह मानना ज्यादा तर्क संगत लगता है कि सारे पल, अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ एक 4D ब्लॉक में मौजूद हैं, और हम बस अपनी गति और अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उस ब्लॉक का एक स्लाइस या टुकड़ा देखते हैं, जिसे हम वर्तमान कहते हैं। लेकिन आइंस्टाइन यही नहीं रुके। 10 साल बाद 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की,
जिसने स्पेस के बारे में हमारी समझ को भी पूरी तरह से बदल दिया। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण को एक बल के रूप में नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के ताने बाने में होने वाले झुकाव के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि भारी वस्तुएं जैसे कि सूरज अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक भारी गेंद उसके कपड़े को नीचे की ओर झुका देती है। और ग्रह जैसे कि हमारी धरती किसी अदृश्य बल से खींच नहीं रहे हैं, बल्कि वो बस उस मुड़े हुए स्पेस टाइम में सीधी रेखा में चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें एक घुमावदार कक्षा के रूप में दिखाई देता है। अब जरा सोचिए कि इस विचार का न्यूटन और लाइबनिज की सदियों पुरानी बहस पर क्या असर हुआ होगा। लाइबनिज ने कहा था कि स्पेस कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर स्पेस टाइम मोड़ सकता है, खींच सकता है और उसमें तरंगें भी चल सकती हैं, तो यह तो एक चीज की तरह ही व्यवहार कर रहा है। यह तो एक वास्तविक भौतिक सत्ता लग रही है। इस तरह आइंस्टाइन की थ्योरी ने न्यूटन के एब्सोल्यूटिज्म या सब्सटेंटिवलिज्म के विचार को एक नए और ज्यादा शक्तिशाली रूप में फिर से जिंदा कर दिया। आइंस्टाइन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि हमें स्पेस और टाइम को दो अलग अलग सत्ताओं के रूप में देखना ही बंद कर देना चाहिए। वो एक ही अविभाज्य चार आयामी हकीकत के दो पहलू हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया स्पेस टाइम। अब सवाल यह नहीं था कि स्पेस क्या है और टाइम क्या है, खिल। अब सवाल यह था कि स्पेस टाइम क्या है। आइंस्टाइन ने हमें हकीकत का एक नया नक्शा दे दिया था, लेकिन हर नए नक्शे के साथ नए और भी ज्यादा गहरे सवाल भी आते हैं। जैसे, अगर समय का बहना सिर्फ एक भ्रम है, तो हमें यह भ्रम होता क्यों है? इस समय के तीर का राज क्या है? इस अगली महत्वपूर्ण पहेली का सामना हम अगले अध्याय में करेंगे। चैप्टर नंबर 6, समय का तीर। क्यों हम अतीत को याद रख सकते हैं पर भविष्य को नहीं? आइंस्टाइन की ब्लॉक यूनिवर्स की तस्वीर बहुत ही सुंदर और तार्किक रूप से सुसंगत है, लेकिन यह हमारे रोजमर्रा के अनुभव के एक बहुत ही मौलिक पहलू की व्याख्या करने में विफल रहती है। और वो पहलू है समय की दिशा। हम सब अपनी जिंदगी को एक ही दिशा में अनुभव करते हैं, अतीत से भविष्य की ओर। हम पैदा होते हैं, हम जवान होते हैं, हम बुजुर्ग होते हैं और हम मर जाते हैं। एक अंडा टूटकर ऑमलेट बन सकता है, लेकिन एक ऑमलेट फिर से झुरकर एक अंडा नहीं बन सकता। हमें अतीत की घटनाएं याद रहती हैं, लेकिन भविष्य की नहीं। हमारे जीवन में एक बहुत ही स्पष्ट समय का तीर है, जो हमेशा एक ही दिशा में इशारा करता है। लेकिन जब हम भौतिकी के सबसे बुनियादी नियमों को देखते हैं, जैसे कि न्यूटन के गति के नियम या आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के नियम या यहाँ तक कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम, तो हमें एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली बात पता चलती है। ये सारे नियम टाइम सिमेट्रिक हैं। इसका मतलब है कि यह नियम समय में आगे और पीछे दोनों ही दिशाओं में बिल्कुल एक जैसे ही काम करते हैं। अगर आप किसी ग्रह को सूरज की परिक्रमा करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करें और फिर उस वीडियो को उल्टा चलाएं, तो भौतिकी के नियमों के हिसाब से वो भी उतना ही संभव लगेगा। तो अगर प्रकृति के बुनियादी नियम समय की दिशा में कोई भेदभाव नहीं करते, तो फिर हमारी दुनिया में और हमारे अनुभव में ये समय का तीर आता कहां से है? क्यों हमारे लिए अतीत और भविष्य इतने ज्यादा अलग हैं? यह भौतिकी और दर्शन के सबसे विशाल अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इस पहेली का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा स्वीकार किया जाने वाला जवाब हमें भौतिकी की एक और शाखा थर्मोडायनामिक्स से मिलता है, और यह जवाब एंट्रोपी की अवधारणा से जुड़ा है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी बंद सिस्टम में, जैसे कि हमारा ब्रह्मांड, समय के साथ एंट्रोपी हमेशा अधिक होती है। एंट्रोपी का सरल भाषा में मतलब है अव्यवस्था या रैंडमनेस। तो यह नियम कहता है कि समय के साथ चीजें ज्यादा व्यवस्थित से ज्यादा अव्यवस्थित होने की ओर जाती हैं। आपका कमरा अपने आप साफ नहीं होता, वो गंदा होता है। एक गर्म कप चाय अपने आप और गर्म नहीं होती, वो ठंडी होकर कमरे के तापमान पर आ जाती है। एक साबुत अंडा ज्यादा व्यवस्थित है और एक टूटा हुआ अंडा ज्यादा अव्यवस्थित है। इसीलिए अंडे टूटते हैं, पर टूटे हुए अंडे अपने आप झुरते नहीं। तो थर्मोडायनामिक एरो ऑफ टाइम ये कहता है कि समय की दिशा और कुछ नहीं, बस ब्रह्मांड की अधिक होती हुई एंट्रोपी की दिशा है। हम अतीत को इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि अतीत में एंट्रोपी कम थी, वो ज्यादा व्यवस्थित था और उसने हमारे दिमाग में रिकॉर्ड या यादें छोड़ी हैं। भविष्य में एंट्रोपी ज्यादा होगी, वो ज्यादा अव्यवस्थित होगा और उसके कोई रिकॉर्ड अभी मौजूद नहीं है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली व्याख्या है
और यह हमारे बहुत से अनुभवों को समझाती है। लेकिन यह भी पूरी कहानी नहीं है। यह अपने आप में कुछ और भी गहरे सवाल खड़े करती है। जैसे, अगर ब्रह्मांड हमेशा ज्यादा अव्यवस्थित होने की ओर ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यह अतीत में, यानी बिग बैंग के समय, एक बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित, कम एंट्रोपी वाली अवस्था में रहा होगा। ऐसा क्यों था? ब्रह्मांड की शुरुआत इतनी खास और इतनी व्यवस्थित क्यों थी? यह भौतिकी का एक बहुत विशाल अनसुलझा रहस्य है। इसके अलावा कुछ दार्शनिक यह भी सवाल उठाते हैं कि क्या थर्मोडायनामिक्स का यह तीर ही हमारे मनोवैज्ञानिक अनुभव वाले तीर का एकमात्र कारण है? क्या हमारे दिमाग की संरचना या चेतना की प्रकृति भी इसमें कोई भूमिका निभाती है? यह भी एक बहुत विशाल बहस का विषय है। एक और एरो ऑफ टाइम है, जिसे कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। हम देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो समय की दिशा को ब्रह्मांड के फैलने की दिशा से भी जोड़ा जा सकता है। तो समय का यह तीर एक बहुत ही गहरी और बहुस्तरीय पहेली है। यह हमें दिखाता है कि समय सिर्फ एक आयाम नहीं है, उसमें एक दिशा भी है, एक गति है जो हमारे अनुभव को परिभाषित करती है। लेकिन क्या इस गति को, इस तीर को उलटा किया जा सकता है? क्या हम समय में पीछे की यात्रा कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसने हमेशा से हमारी कल्पना को गुदगुदाया है और विज्ञान कथाओं का यह सबसे पसंदीदा विषय रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है, या इसके पीछे कोई वास्तविक दार्शनिक या वैज्ञानिक संभावना भी है? इस रोमांचक सवाल का सामना हम अगले अध्याय में करेंगे। चैप्टर नंबर 7, समय की यात्रा। क्या हम अतीत में वापस जा सकते हैं? समय के तीर की पहेली हमें सीधे सीधे उस सबसे रोमांचक और दिमाग को चकरा देने वाले सवाल पर ले आती है जिसने इंसानी कल्पना को हमेशा से अपनी गिरफ्त में रखा है। क्या टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा संभव है? क्या हम एक मशीन बनाकर या किसी और तरीके से समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? यह सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह गंभीर भौतिकविदों और दार्शनिकों के बीच भी एक बहुत महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा है। और जब हम इस पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि भविष्य और अतीत की यात्रा ये दो बिल्कुल अलग अलग समस्याएं हैं। पहले भविष्य की यात्रा की बात करते हैं। ज्यादातर भौतिक विज्ञानी इस बात पर सहमत हैं कि भविष्य की यात्रा कम से कम सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से संभव है, और इसके लिए हमें किसी फैंसी टाइम मशीन की भी जरूरत नहीं है। यह आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही एक सीधा सीधा नतीजा है, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। यह थ्योरी कहती है कि जब कोई वस्तु बहुत तेजी से प्रकाश की गति के करीब यात्रा करती है, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है बनिस्बत किसी स्थिर वस्तु के। इसका मतलब है, अगर आप एक ऐसे स्पेसशिप में बैठकर जो प्रकाश की गति के लगभग 99% की रफ्तार से चल रहा हो, अंतरिक्ष में 1 साल की यात्रा करके वापस आएं, तो धरती पर शायद 100 साल या उससे भी ज्यादा गुजर चुके होंगे। तो आप प्रभावी रूप से धरती के भविष्य में पहुंच गए हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे हमने एटॉमिक क्लॉक्स के साथ किए गए प्रयोगों में साबित भी किया है। तो भविष्य की यात्रा मुश्किल है, तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भौतिकी के नियमों के खिलाफ नहीं है। लेकिन असली और सबसे विशाल समस्या आती है अतीत की यात्रा में। क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं? यहाँ पर भौतिकी और दर्शन दोनों ही बहुत अधिक मुश्किलों में आ जाते हैं। कुछ भौतिक सिद्धांत, जैसे कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि वर्म होल के पास, अतीत की यात्रा की संभावना से इनकार नहीं करते। लेकिन इसके साथ कुछ बहुत ही विशाल और प्रसिद्ध पैराडॉक्स यानी विरोधाभास जुड़े हुए हैं, जो इसे लगभग असंभव बना देते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप एक टाइम मशीन बनाते हैं और समय में पीछे जाकर उस समय में पहुंचते हैं जब आपके दादाजी एक छोटे बच्चे थे और आपकी दादी से मिले भी नहीं थे। और वहां आप गलती से या जानबूझकर अपने दादाजी की हत्या कर देते हैं। अब क्या होगा? अगर आपके दादाजी की बचपन में ही मौत हो गई, तो वो कभी आपकी दादी से नहीं मिलेंगे, वो कभी आपके पिता को जन्म नहीं देंगे। और अगर आपके पिता का जन्म ही नहीं हुआ, तो आपका जन्म भी नहीं होगा। और अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ, तो आप समय में पीछे जाकर अपने दादाजी को मारेंगे कैसे? यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसका कोई तार्किक समाधान नहीं लगता। यह दिखाता है कि अतीत की यात्रा तार्किक रूप से ही असंभव हो सकती है। इस पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने कई तरह के समाधान सुझाए हैं। एक समाधान है
नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। यह कहता है कि भौतिकी के नियम ही ऐसे हैं कि वो किसी भी पैराडॉक्स को होने ही नहीं देंगे। यानी अगर आप समय में पीछे जाते भी हैं तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो अतीत को बदल दे। हो सकता है कि आपकी बंदूक आखिरी मौके पर जाम हो जाए, या आप फिसल जाएं, या हो सकता है कि आपकी अपने दादाजी को मारने की कोशिश ही वो घटना बन जाए जिसकी वजह से आपकी दादी और दादाजी की मुलाकात हुई थी। इस नजरिए से अतीत बदला नहीं जा सकता। आप सिर्फ उस अतीत का एक हिस्सा बन सकते हैं जो पहले ही हो चुका है। एक और ज्यादा मजेदार समाधान है मल्टीवर्स या मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। यह कहता है कि जब आप समय में पीछे जाकर अतीत को बदलते हैं तो आप अपने खुद के अतीत को नहीं बदलते, बल्कि आप एक नई समानांतर टाइमलाइन, एक नए ब्रह्मांड को जन्म दे देते हैं। तो एक ब्रह्मांड वो है जहां से आप आए थे, और एक नया ब्रह्मांड वो है जहां आपके दादाजी की बचपन में ही मौत हो गई और जहां आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक बहुत ही आकर्षक विचार है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। तो क्या अतीत की यात्रा संभव है? ज्यादातर वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि शायद नहीं। यह सिर्फ एक मजेदार दिमागी कसरत है जो हमें कारण और प्रभाव और हकीकत की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन चाहे हम समय में यात्रा कर सकें या नहीं, हमारा यह पूरा अस्तित्व ही समय और स्थान के एक बहुत ही अजीब और लगभग खाली से लगने वाले ताने बाने में बुना हुआ है। क्या यह ताना बाना सच में वैसा ही है जैसा दिखता है, या इसके पीछे भी कोई और ज्यादा गहरी हकीकत छिपी हो सकती है? इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की ओर हम अगले अध्याय में जाएंगे। चैप्टर नंबर 8, हकीकत एक वहम है। और इसी के साथ दोस्तों, हम स्पेस और टाइम के दर्शन की इस दिमाग को चकरा देने वाली और अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने एक ऐसे सफर की शुरुआत की थी जो हमारे बहुत ही जाने पहचाने रोजमर्रा के अनुभवों, जगह और समयों से शुरू हुआ था। और अब हम एक ऐसी जगह पर आ खड़े हुए हैं जहां यह दोनों ही चीजें एक रहस्यमयी, सापेक्ष और शायद एक भ्रम जैसी लगने लगी हैं। हमने न्यूटन और लाइबनिज की उस महान लड़ाई को देखा कि स्पेस एक खाली डिब्बा है या सिर्फ रिश्तों का एक जाल। हमने समय की बहती हुई नदी और जमे हुए महासागर के बीच के गहरे विरोधाभास को समझा। और फिर हमने देखा कि कैसे आइंस्टाइन ने आकर इस पूरी बिसात को ही पलट दिया और हमें स्पेस टाइम के एक एकीकृत चार आयामी ब्रह्मांड से मिलवाया। इस यात्रा का सबसे प्रमुख सबक क्या है? शायद सबसे मुख्य सबक यही है कि हमें अपने कॉमन सेंस पर, अपनी सहज बुद्धि पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हकीकत अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वो हमें अपनी सीमित इंद्रियों और अपने सीमित दिमाग से दिखाई देती है। जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा ठोस और सबसे ज्यादा वास्तविक मानते हैं, वो भी दार्शनिक और वैज्ञानिक जांच की रोशनी में रेत के महल की तरह गिर सकती हैं। स्पेस और टाइम का दर्शन हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं और हमारे सामने अभी कितने कोई सारे रहस्य खुलने बाकी हैं। यह हमें विज्ञान और दर्शन के बीच के गहरे रिश्ते को भी दिखाता है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सत्य की खोज में लगे हुए दो साथी हैं। दार्शनिक वो कोई सारे साहसिक सवाल पूछते हैं जो हमें हमारी स्थापित धारणाओं से बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं, और वैज्ञानिक फिर उन सवालों का जवाब देने के लिए प्रयोग और अवलोकन के औजारों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर वैज्ञानिकों की खोजें दार्शनिकों के लिए नए और भी ज्यादा गहरे सवाल खड़े कर देती हैं। यह एक अंतहीन और बहुत ही सुंदर संवाद है। यह ऑडियो बुक आपको स्पेस और टाइम के बारे में कोई अंतिम जवाब देने का दावा नहीं करती। कोई भी नहीं कर सकता। इसका मकसद था आपको उन कोई सारे सवालों और उन अलग अलग दृष्टिकोणों से परिचित कराना जिन्होंने हजारों सालों से इंसानियत को उलझाया और प्रेरित किया है। इसका मकसद था आपके दिमाग की खिड़कियां खोलना, ताकि आप अपनी हकीकत को एक नई, ज्यादा गहरी और ज्यादा आश्चर्य से भरी नजर से देख सकें। अगली बार जब आप घड़ी की टिक टिक सुने, तो शायद आप सिर्फ समय को गुजरते हुए न सुने, बल्कि आप बी थ्योरी के ब्लॉक यूनिवर्स की भी कल्पना करें। अगली बार जब आप रात में तारों को देखें, तो शायद आप सिर्फ खाली स्पेस को न देखें, बल्कि आप आइंस्टाइन के उस मुरे हुए स्पेस टाइम के ताने बाने को भी महसूस करने की कोशिश करें। यह दर्शन हमें हमारी अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी देता है। अगर समय का बहना सच में एक भ्रम हो सकता है, तो शायद हमारी चिंताएं
और हमारे डर भी उतने ठोस नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। यह हमें वर्तमान के पल में जीने के महत्व को एक नए तरीके से सिखाता है। चाहे आप प्रेजेंटिस्ट हों या इटर्नलिस्ट, एकमात्र पल जहां आप सच में कुछ कर सकते हैं वो अभी का ही पल है। चैप्टर नंबर 9, जेनों की पहेलियां। क्या आप कभी अपने घर पहुंच सकते हैं? अब तक हम न्यूटन, लाइबनिज और आइंस्टाइन जैसे दिग्गजों के साथ स्पेस और टाइम के आधुनिक और वैज्ञानिक परिदृश्यों की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन अब अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ावों में से एक में मैं आपको एक दिमागी टाइम मशीन में बिठाकर वापस ले जाना चाहता हूं। आइंस्टाइन से भी लगभग 2500 साल पहले, प्राचीन ग्रीस में। हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे दार्शनिक से जो खुद तो ज्यादा नहीं बोला, लेकिन उसने कुछ ऐसी पहेलियां, ऐसे पैराडॉक्स दुनिया के सामने रखे जिन्होंने आज तक के सबसे महान गणितज्ञों और दार्शनिकों के दिमाग में खलबली मचा रखी है। उस दार्शनिक का नाम था जेनो ऑफ एलिया। जेनो अपने गुरु पार्मेनाइड्स का शिष्य था, जिनका मानना था कि हकीकत असल में एक, अखंड और अपरिवर्तनशील है, और यह जो हमें गति, बदलाव और अनेकता दिखाई देती है वो सब एक भ्रम है, एक धोखा है। अब यह एक बहुत ही अजीब और हमारे अनुभव के खिलाफ जाने वाली बात थी। जाहिर है लोग उन पर हंसते थे, तो जिन्होंने अपने गुरु के इस अजीब से लगने वाले विचार को सही साबित करने के लिए कुछ बहुत ही चालाकी भरी तार्किक पहेलियां बनाई। इन पहेलियों का मकसद था यह साबित करना कि गति का जो हमारा कॉमन सेंस वाला विचार है वो असल में तार्किक रूप से असंभव है। ये पहेलियां इतनी ज्यादा दिमाग को चकरा देने वाली हैं कि वो आज भी हमें स्पेस और टाइम की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। चलिए उनकी सबसे प्रसिद्ध पहेलियों में से कुछ का सामना करते हैं। पहली पहेली है द डाइकोटोमी या दौर का मैदान। कल्पना कीजिए कि आपको एक दौर के मैदान में बिंदु एस से बिंदु बी तक जाना है। यह बहुत ही आसान लगता है ना? लेकिन जेनो कहते हैं रुकिए, जरा सोचिए। बिंदु बी तक पहुंचने के लिए आपको पहले आधे रास्ते तक, यानी ए और बी के बीच के मध्य बिंदु, जिसे हम सी कहते हैं, तक पहुंचना होगा। ठीक है, यह भी आसान है। लेकिन अब सी से बी तक पहुंचने के लिए आपको उस बचे हुए आधे रास्ते के भी आधे रास्ते तक, जिसे हम डी कहते हैं, पहुंचना होगा। और फिर डी से बी तक पहुंचने के लिए आपको उस बचे हुए रास्ते के भी आधे रास्ते तक पहुंचना होगा, और फिर उसके भी आधे, और फिर उसके भी आधे। आप समझ रहे हैं ना? जेनो कहते हैं कि आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच के रास्ते को अनंत बार आधा आधा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बिंदु बी तक पहुंचने के लिए आपको अनंत संख्या में छोटे छोटे पड़ावों को पार करना होगा, और कोई भी इंसान एक सीमित समय में अनंत पड़ावों को कैसे पार कर सकता है? इस तर्क के अनुसार आप तो अपनी यात्रा शुरू भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहला कदम उठाने के लिए भी आपको उस कदम के आधे रास्ते तक जाना होगा, और फिर उसके भी आधे, और यह सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जैनों के अनुसार गति एक तार्किक असंभवता है, यह सिर्फ एक भ्रम है। अब आप सोचेंगे ये तो बकवास है, मैं तो हर रोज चलता हूं, दौड़ता हूं और अपनी मंजिल तक पहुंचता हूं। लेकिन आप जैनों के तर्क में गलती कहां है ये बता नहीं पाएंगे। यही इन पहेलियों का जादू है। वो हमारे अनुभव के खिलाफ जाती हैं, लेकिन उनका आंतरिक तर्क बहुत मजबूत लगता है। उनकी दूसरी और सबसे प्रसिद्ध पहेली है एकिलीज और कछुआ। एकिलीज प्राचीन ग्रीस का सबसे तेज धावक था, एक सुपर हीरो की तरह, और कछुआ, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही धीमा चलता है। एकिलीज कछुए को चुनौती देता है एक दौड़ के लिए। क्योंकि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए वो कछुए को 100 मीटर की बरहत यानी हेड स्टार्ट देता है। दौड़ शुरू होती है। अब जरा ध्यान से सोचिएगा। कछुए को पकड़ने के लिए एकिलीज को पहले उस बिंदु तक पहुंचना होगा जहां से कछुए ने दौड़ना शुरू किया था, यानी 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, लेकिन जब तक एकिलीज उस 100 मीटर के निशान तक पहुंचेगा, तब तक वो धीमा कछुआ भी तो कुछ और आगे जा चुका होगा, मान लीजिए 10 मीटर। अब एकिलीज को कछुए को पकड़ने के लिए उस 10 मीटर की दूरी को तय करना होगा, लेकिन जब तक वो उस 10 मीटर को पूरा करेगा, तब तक कछुआ शायद 1 मीटर और आगे खिसक चुका होगा। अब एकिलीज को वो 1 मीटर पूरा करना होगा, लेकिन तब तक कछुआ कुछ सेंटीमीटर और आगे जा चुका होगा, और फिर कुछ मिलीमीटर। आप पैटर्न देख रहे हैं? जैनो कहते हैं कि एकिलीज को हमेशा उस जगह तक पहुंचना होगा जहां कछुआ था, और जब तक वो वहां पहुंचेगा, कछुआ हमेशा कुछ आगे ही रहेगा। इसका मतलब है कि तार्किक रूप से एकिलीज उस कछुए को कभी भी पकड़ नहीं सकता, वो हमेशा उससे कुछ पीछे ही रहेगा। यह हमारे अनुभव के बिल्कुल खिलाफ है।
हम जानते हैं कि एकिलीज उस कछुए को कुछ ही सेकंड में पार कर जाएगा, लेकिन जैनों का तर्क हमें एक ऐसी दुनिया में फंसा देता है जहां ऐसा होना असंभव लगता है। इन पहेलियों का असली मकसद क्या था? जैनों असल में हमारे स्पेस और टाइम के बारे में हमारी एक बहुत ही गहरी धारणा पर हमला कर रहे थे। वो धारणा यह है कि स्पेस और टाइम अनंत रूप से विभाज्य हैं, यानी हम उन्हें छोटे से छोटे टुकड़ों में बांटते जा सकते हैं और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जैनों हमें दिखा रहे थे कि अगर हम यह मान लें तो गति का विचार ही विरोधाभासी हो जाता है। सदियों तक दार्शनिकों ने इन पहेलियों का जवाब देने की कोशिश की। अरस्तु ने संभावित अनंत और वास्तविक अनंत के बीच फर्क करके इसका समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन असली गणितीय समाधान 17वीं सदी में कैलकुलस के आविष्कार के बाद आया, जिसने दिखाया कि एक अनंत श्रृंखला का जोर भी एक सीमित संख्या हो सकता है। लेकिन फिर भी दार्शनिक बहस खत्म नहीं हुई। कैलकुलस हमें यह तो बताता है कि एकिलीज कछुए को पकड़ लेगा, पर यह नहीं समझाता कि वो एक अनंत संख्या के कार्यों को एक सीमित समय में कैसे पूरा करता है। और यहीं पर जैनों की यह प्राचीन पहेलियां आज भी प्रासंगिक हो जाती हैं और हमें सीधे सीधे आधुनिक भौतिकी के सबसे प्रमुख सवालों में से एक पर ले आती हैं। क्या स्पेस और टाइम सच में एक चिकने, निरंतर बहने वाले पोशाक की तरह हैं, जिसे हम अनंत बार काट सकते हैं? या फिर वो एक डिजिटल स्क्रीन की तरह है, जो बहुत ही छोटे छोटे अविभाज्य पिक्सेल्स से मिलकर बनी है? क्या समय और स्थान की कोई सबसे छोटी मौलिक इकाई हो सकती है, जिसके आगे उन्हें नहीं बांटा जा सकता? इस अविश्वसनीय विचार की दुनिया, यानी क्वांटम भौतिकी की दुनिया में हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर कदम रखेंगे। चैप्टर नंबर 10, क्वांटम पहेली। जब हकीकत हमारी नजरों के सामने बदल गई। अब हम अपनी इस दिमागी यात्रा के बिल्कुल अंतिम छोर पर आ गए हैं, उस जगह पर जहां विज्ञान और दर्शन एक दूसरे में इस कदर घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। हम बात करने जा रहे हैं 20वीं सदी की उस दूसरी महान वैज्ञानिक क्रांति की, जिसने हमारी हकीकत की समझ को आइंस्टाइन से भी ज्यादा हिलाकर रख दिया। वो क्रांति है क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी हमें बहुत महत्वपूर्ण चीजों, ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं की दुनिया का नियम बताती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें बहुत ही छोटी चीजों, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स की दुनिया का नियम बताती है। और यह दुनिया हमारी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं है। यह एक जादुई, अजीब और पूरी तरह से हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ जाने वाली दुनिया है। और इस दुनिया ने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ पर कुछ बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला और सबसे प्रमुख सवाल जैनों की पहेलियों से ही जुड़ा है। क्वांटम भौतिकी हमें यह इशारा करती है कि शायद स्पेस और टाइम निरंतर नहीं है। शायद उनकी एक सबसे छोटी मौलिक इकाई होती है। इस सबसे छोटी दूरी को प्लैंक लेंथ और सबसे छोटे समय अंतराल को प्लैंक टाइम कहा जाता है। ये इतने ज्यादा छोटे हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सिद्धांत यह है कि इससे छोटी कोई दूरी या इससे छोटा कोई समय अंतराल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि हकीकत एक डिजिटल फोटो की तरह है, जो बहुत ही छोटे छोटे पिक्सेल्स से बनी है। अगर आप बहुत ज्यादा जूम इन करेंगे तो आपको वो अलग अलग पिक्सल दिखाई देने लगेंगे। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि जैनों की पहेलियां सुलझ जाती हैं, क्योंकि एक इलीज को अनंत पड़ावों को पार नहीं करना है, बल्कि उसे बस एक सीमित संख्या में स्पेस के पिक्सेल्स को ही पार करना है। यह विचार कि हमारा स्पेस टाइम का चिकना ताना बाना असल में दानेदार हो सकता है, यह भौतिकी के सबसे महान विचारों में से एक है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि इस सबसे छोटे स्तर पर स्पेस टाइम एक क्वांटम फोम की तरह उबलता और बदलता रहता है। दूसरा और इससे भी ज्यादा अजीब विचार क्वांटम एंटेंगलमेंट से आता है, जिसे आइंस्टाइन ने खुद एक डरावनी दूरी की क्रिया कहा था। यह कहता है कि दो कणों को इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि वो एक ही प्राणी बन जाएं, और फिर अगर आप उन्हें ब्रह्मांड के दो अलग अलग छोरों पर भी ले जाएं तो भी वो जुड़े रहेंगे। अगर आप एक कण के किसी गुण को मापते हैं तो दूसरे कण का गुण तुरंत, बिना किसी समय की देरी के, तय हो जाता है। यह आइंस्टाइन के उस नियम का उल्लंघन करता हुआ लगता है जो कहता है कि कोई भी सूचना प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। यह हमारे स्पेस के विचार पर ही एक बहुत विशाल हमला है। यह हमें पूछता है कि क्या दो चीजें जो मीलों दूर हैं वो सच में दूर हैं, या फिर हमारा ब्रह्मांड एक ज्यादा गहरे,
अदृश्य स्तर पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जहां दूरी का कोई मतलब ही नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। और तीसरा, क्वांटम मैकेनिक्स शायद हमें समय के तीर की पहेली का भी एक जवाब दे सकती है। क्वांटम दुनिया की एक बहुत ही अजीब बात है, माप की समस्या। यह कहता है कि जब तक हम किसी कण को देखते या मापते नहीं हैं, तब तक वो एक ही समय में कई अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद होता है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे मापते हैं, वो तुरंत किसी एक अवस्था को चुन लेता है। और यह चुनने की प्रक्रिया, यह वेव फंक्शन का पतन, एक दिशीय और अपरिवर्तनीय लगती है। कुछ दार्शनिक और भौतिक विज्ञानी यह अनुमान लगाते हैं कि शायद समय के तीर का असली स्रोत यही है। शायद समय का बहना और कुछ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का लगातार अनिश्चित क्वांटम अवस्थाओं से निश्चित शास्त्रीय अवस्थाओं में पतन होते जाना है। यह एक बहुत ही जटिल और सट्टात्मक विचार है, लेकिन यह बहुत ही आकर्षक भी है। आज भौतिकी की दुनिया की सबसे प्रमुख चुनौती यही है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जो गुरुत्वाकर्षण और विशाल पैमाने के ब्रह्मांड को समझाती है, और क्वांटम मैकेनिक्स, जो छोटे पैमाने की दुनिया को समझाती है। इन दोनों को एक साथ जोड़कर एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाना। स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसी थ्योरीज इसी दिशा में की जाने वाली कोशिशें हैं। और जब हमें वो थ्योरी मिल जाएगी, तो शायद हमें स्पेस और टाइम की प्रकृति के बारे में अंतिम जवाब भी मिल जाएगा। हम एक बहुत ही रोमांचक समय में जी रहे हैं, जहां हम इंसानियत के इतिहास के सबसे प्रमुख सवालों के जवाब के शायद बहुत करीब हैं। यह यात्रा, जो प्राचीन ग्रीस के बाजारों में शुरू हुई थी, वो आज हमें ब्रह्मांड की परम सीमाओं तक ले आई है। और यह हमें दिखाती है कि दर्शन और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो हमें इस रहस्यमयी और खूबसूरत हकीकत को समझने में मदद करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक और दिमाग को खोलने वाली यात्रा के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारी हकीकत की सबसे बुनियादी चीजें, स्पेस और टाइम, सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों से भरी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने सहज विश्वासों पर सवाल उठाएं, कैसे विज्ञान और दर्शन की नजर से दुनिया को देखें, और कैसे हकीकत की प्रकृति के बारे में कोई सारे सवालों पर विचार करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, और आपके अंदर इस विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड को समझने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।